आदाब नाजरीन, वकील साहब खुसूसी पेशकश में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाजरीन, इंसानी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं मसाइल ज़रूर हैं। जब यही मसाइल आपके कानूनी बन जाए और कानूनी पेचीदगियों में आप परेशान हो जाएं, इसी चीज़ को लेकर न्यूज़ 18 उर्दू की कोशिश है कि आपको कम से कम कानूनी मशवरे मिल जाएं, ताकि आपके जो पेचीदा मसाइल हैं, कानूनी मसाइल हैं, उसमें आपको हल करने में थोड़ी सी मदद मिल जाए। इसलिए हमने आज एक ख़ास मौके पर वकील साहब को भी मदऊ किया है और उम्मीद करता हूं कि आपके सामने आज जैसे वकील हम पेश कर रहे हैं। हमेशा हर हफ्ते हम जो है एक वकील साहब के साथ जुड़ते हैं। आपको चाहे आपके कानूनी मसाइल किसी भी तरह के हो, कॉल करें, अपने कानूनी मसाइल से उसकी जानकारी लें, फिर आगे की कार्रवाई आपको जो करनी है उसमें आपको थोड़ी सी राहत में मिल सकेगी। हमारे साथ आज वकील साहब में प्रोग्राम में जुड़ेंगे अतहर आलम साहब हैं, सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट। अतहर आलम साहब, आपका खैर मकदम है प्रोग्राम वकील साहब में। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जी। और नाजरीन, एक चीज़ और बता दें कि आप टोल फ्री नंबर जो है उस पर स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे हैं। इन नंबर्स पर आप रब्ता करें और कॉल को अपनी म्यूट करें, मतलब टेलीविज़न को म्यूट करें और फ़ोन पर सारी गुफ्तगू करें, ताकि वकील साहब आपके सवाल को बेहतर तरीके से सुन सकें, समझ सकें और आपको बेहतर अंदाज में जवाब भी दे सकें। तो आप कॉल करें हमें अपने कानूनी मसाइल को लेकर, जो भी आप जानना चाहते हैं। अगर आपका केस किसी अदालत में चल रहा है, चाहे वो निचली अदालत में हो, हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में, किस नौइयत का केस है, क्या मसला है और कितने साल से केस आपका चल रहा है, और अगर कोई मामला जिसमें आप को लगता है कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है या गलत हुआ है या कुछ बेहतर चाहते हों लेकिन खौफ है, दहशत है, क्योंकि कानूनी मसाइल ऐसे हैं कि हर इंसान थोड़ा सा सहम जाता है, डर जाता है। तो ऐसे में आप किस तरह से केस करें, केस की नौइयत क्या होगी, कहाँ आपको अपील करनी है और वकील से कैसे आपको बात करनी है, मशवरा करना है, इन तमाम चीज़ों की जानकारी आपको आज के इस प्रोग्राम में अतहर आलम साहब, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, वो आपको देंगे। तो कॉल करें और टीवी को म्यूट करें, टीवी की आवाज़ को बंद करके फ़ोन पर आप सवाल करें और जवाब लें। तो उम्मीद करता हूं कि हमारा ये प्रोग्राम आपको एक तजवीज़ है, एक मशवरा है, ताकि कानूनी पहलुओं को समझ सके, ताकि आप अपने कानूनी मसाइल को अपने अंदाज में वकील साहब से मशवरे के बाद उसको हल करने में आपको मदद मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कॉलर अगर जुड़ जाए तो हमें कॉल दे दीजिएगा, लेकिन पहले मैं अतहर आलम साहब से जो सवालात आम तौर पर जहन में होते हैं कि कानूनी जो कार्रवाई होती है, अतहर साहब, अक्सर लोग कानून के नाम से खौफ खाते हैं कि अरे भाई हम इस पछड़े में क्यों पड़े, मामले को जो है मिल बैठ कर बात कर ली जाए। लेकिन आगे जाकर जब ये चीज़ें दोबारा जन्म लेती हैं, पैदा होती हैं, कानूनी मसाइल सामने आते हैं, तो फिर वो जो आपने बिना पढ़े लिखे या रिटर्न में कोई चीज़ किए हुए आपने काम किया हो, तो वो बड़ा मसला पेचीदा हो जाता है आगे जाके। तो नाजरीन जो देख रहे हैं कि किसी भी मामले में कि जो चीज़ आप लिखाई करते हैं, लिखाई पढ़ाई होती है, एग्रीमेंट होते हैं, जो कुछ भी बातें होती हैं, उसको लिख लिया जाना चाहिए, क्या मशवरा देंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा जिलानी साहब। देखिए, आजकल का जो मसला है कि लोगों को लीगल नॉलेज नहीं है, लोगों को कानूनी मालूमात नहीं है, जिसकी वजह से बाद में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जी। और मेरा इसलिए मशवरा होता है कि जब भी इवन कि अगर घर में भी आपस में कोई बात आप लोगों को लेन देन से मुतालिक हो, प्रॉपर्टी से मुतालिक हो, मियाँ बीवी के झगड़ों से मुतालिक हो, ज़मीन और जायदाद से मुतालिक हो, ऐसे भी कुरान ने भी हुक्म दिया है कि जब भी कुछ करो, बात करो सिलसिले में बेचने और ख़रीदने की, तो उसको लिख लिया करो। उससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपकी याद दहानी होती है जी, चीज़ें याद रहती हैं कि हमने क्या वादा किससे किया, क्या चीज़ नहीं किया। क्योंकि देखिए, आपने जो बात अभी कही कि लोग कोर्ट जाने से बहुत इतराज़ करते हैं, डरते हैं कि वक्त बहुत लगता है जी, और बहुत अंडर कंपल्सन मजबूर होके ही जो आदमी कोर्ट जाता है। अदरवाइज मैं समझता हूं कि बहुत से ज़्यादा लोग चाहते हुए भी कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटा पाते, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपस में बैठ करके आपसी मशवरे से सेटलमेंट कर लें, तो वो ज़्यादा अच्छा रास्ता होता है जी। लेकिन और इसी वजह से, इसी बात को देखते हुए 2005 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मीडिएशन का जो कंसेप्ट हिंदुस्तान में आया जी,
और सेक्शन जिसकी शुरुआत सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट में नजर आती है जी सेक्शन 89 सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड के तहत जी इसका वजूद में अमल आना और फिर एक सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी का बनना और फिर दिल्ली में और भी मुख्तलिफ देश के हिस्से में मीडिएशन सेंटर का खुलना जी इसी बात का एक सबूत है जी कि जो लोग मीडिएशन में अपना जो केसेस ऑलरेडी चल रहे हैं, जो कोर्टों में अदालतों में कई सालों से केसेस पड़े हुए हैं, जो किसी का हल नहीं निकल पा रहा है 2-2 साल 3-3 साल 5-5 सालों से, उस मसले को आपस में बैठ के मशवरे से दो पार्टीज के बीच में सेटल कराने की जो जिम्मेदारी एक मीडिएशन सेंटर की, जिसको हम कोर्ट एनेक्स मीडिएशन कहते हैं, वो एक बहुत अच्छा रास्ता है। और आप देखेंगे 2005 से 15 साल हो गए, 1.5 डिकेड, जिस 15 साल के वक्फे में अगर आप डाटा निकालेंगे डिफरेंट कोर्ट्स की, दिल्ली के और मुख्तलिफ स्टेटों की, तो आपको नजर आएगा कि मीडिएशन होने की वजह से कितने आसान रास्ते हो गए हैं। लोगों को जो परेशानियों का सामना करना पड़ता था वो उन परेशानियों से बचे हैं जी। सबसे बड़ी बात की कॉस्ट फ्री है, बहुत सस्ती है, कोई इसमें आपको अखराजात नहीं देने हैं, मीडिएशन बिल्कुल फ्री है। जो भी पैसे देने होते हैं वो सरकार उसका बोझ उठाती है, गवर्नमेंट देती है और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी के तहत सारी चीजें चलती हैं जी। तो इसका एक बहुत अच्छा रास्ता निकला है, क्योंकि देखिए सिविल लिटिगेशन तो ऐसे भी वक्त लगता है, किसी भी प्रॉपर्टी का झगड़ा हो, पार्टीशन का क्लेम करने वाले लोग हों जी, या सूट फॉर इंजंक्शन स्टे के लिए आप जा रहे हैं, क्योंकि नेचर ऑफ डिस्प्यूट बहुत हैं जी जी। आप किस नेचर के डिस्प्यूट से गुजर रहे हैं वो जानना बहुत अहम होता है, तभी अदालत भी अपना फैसला सुना सकती है और फिर उसी बुनियाद पर कोर्ट वकील जो है अपनी ड्राफ्टिंग भी करता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि सरकार की तरफ से और कोर्ट की तरफ से जो सहूलतें हैं कानून के मामले में दी गई हैं उससे फायदा उठाना चाहिए। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए देखते हैं कहां से हैं और क्या मसला है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कहां से हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं नेमतुल्लाह बोल रहा हूं दरभंगा से जी। आपका सवाल? मेरा सवाल सर ये है कि जमीन के मुतालिक प्रॉपर्टी हमारी है जी, लेकिन उसके बावजूद हमारे वालिद साहब के ऊपर जो है जबरदस्ती एफआईआर करवाते हैं थाने से जी, और थाना जो एफआईआर कर लेते हैं। हमने एसएसपी साहब, डीएम साहब को, आईजी साहब को जाकर वहाँ जो है अर्जी देते हैं, यानी कि कंप्लेन लिखा करके उनको दरखास्त देते हैं, उसके बावजूद भी थाना जो है झूठा केस बुक कर लेते हैं और उसके ऊपर जो है कार्रवाई करते हैं हमारे ऊपर। नहीं, किस मामले में केस हुआ? प्रॉपर्टी वालिद की है तो केस हुआ क्या, किस चीज को लेकर? यानी केस इस बात पे हुआ कि जमीन हमारी है जी, हमारे चचा बोलते हैं जी, वो यानी कि चचा कहते हैं कि जमीन हमारी, हमारे पास सबूत है, हमारे पास कागजात। जमीन आपके वालिद की है और केस आपके चचा ने किया है जी? हमारे चचा ने किया है। कागजात आपके पास सारे हैं वालिद के? जी, सारे कागजात ओके हमारे पास। चलिए, वकील साहब इसका जवाब देंगे कि आपको क्या करना है इस मामले में और आप क्या चाहते हैं। वकील साहब देखिए, दो चीज बहुत क्लियर है, क्योंकि अब ये बोल रहे हैं कि कागज इनके वालिद साहब के नाम से है जी। अगर प्रॉपर्टी इनके वालिद साहब के नाम से है तब तो किसी डिस्प्यूट की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती जी, क्योंकि उनका मालिकाना हक होगा उस पर जी। और अगर इनके वालिद साहब की इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, हो सकता है दादा की प्रॉपर्टी में है जी, तो इनके चचा का भी इसमें हिस्सा होता है, तो हो सकता है उनके चचा, इनको ये समझने की जरूरत है कि क्या वो ये इनके वालिद साहब की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है या इनके दादा से वो प्रॉपर्टी इनके वालिद के पास आई है, वो समझने की जरूरत है जी। क्योंकि अगर खसरे में और खतियान में और रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो सारी चीजें मौजूद हैं जी, तो मैं नहीं समझता कि इनका चचा का राइट कोई उस पर होता है इनकी प्रॉपर्टी पर जी। इसलिए वो देखिए, हर चीज बुनियाद जो होती है रिकॉर्ड के बुनियाद पर, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बुनियाद पर होती है जी। इसलिए नेमतुल्लाह साहब, जहां तक मैं आपके प्रॉब्लम को समझ रहा हूं, मुझे लगता है कि ये चचा जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, और अगर दादा की जमीन की ये जमीन ली हुई थी तो दादा से जो उनका हिस्सा जो आता है उसको बैठ के आप एक फैमिली सेटलमेंट के थ्रू इस मसले का हल कर सकते हैं जी। क्योंकि देखिए, कल को पुलिस भी या कोई भी कोर्ट उसी आपके डॉक्यूमेंट्स को ही देख करके किसी नतीजे पर पहुंचेगी जी। अगर मौरूसी जायदाद है, दादा की है, तो फिर वालिद और चचा के दोनों हिस्से होंगे फिर? जी हाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो नेमतुल्लाह साहब को जवाब मिल गया हो गया
कि हम उम्मीद करते हैं कि इसी मशवरे के मुताबिक आपका आगे काम करें। आइए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जोड़ते हैं। हेलो 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 हेलो। हाँ, कौन, कहाँ से? बीजापुर कर्नाटका। जी जी, सवाल करें। मैं मोहम्मद सईद मुशर्रफ बीजापुर कर्नाटका, बीजापुर से। सवाल करिए। बीजापुर कर्नाटका। जी बोलिए। हाँ, मोहम्मद सईद मुशर्रफ। अपना सवाल कीजिए आप। सर सईद साहब अपना सवाल कीजिए। हमारी जमीन जो कर्नाटका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, कर्नाटका के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले है जी, 5 एकड़ जमीन, हाँ 5 एकड़ जमीन सिर्फ सस्ते में लिए, सिर्फ 75,000 में, तो 45 ईयर्स बैक। अभी उसकी कीमत 15,000 पे एकड़ ली सर, 15 करोड़ पे एकड़ जमीन है वो। 5 एकड़ लिए सर वो जी, 15,000 को एकड़ के हिसाब से नहीं, आज 15 करोड़ के हिसाब से जमीन हो जी। तो उसका हमें सुप्रीम कोर्ट को जा सकते हैं क्या, अगर वो पूछने का था हमें। सवाल वकील साहब आप कुछ पूछना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं। देखिए, लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत अगर वो जमीन आपकी है तो आपको पूरा अख्तियार है कि जो मार्केट रेट अवेलेबल है उसके हिसाब से आप उस पर क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए अगर किसी अदालत में आपने कर्नाटका हाई कोर्ट में कोई फाइल कर रखा है, कुछ चीजें फाइल कर रखी हैं, तो उस ऑर्डर के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, मुबशिर साहब को भी जवाब मिल गया होगा कि अगर सरकार भी आपकी ज़मीन लेती है तो मार्केट रेट का जो वैल्यू होता है उस हिसाब के वो अदा करना पड़ेगा। अगर उससे कम पर अगर आप को कीमत मिल रही है तो इसके खिलाफ बात हुई क्या दायर कर सकते हैं। चलिए, एक और कॉलर हैं, आइए सुन लेते हैं। हेलो, कॉल किया मैंने। वालेकुम सलाम, कौन, कहाँ से? जी हम कश्मीर से बोल रहे हैं। जी मोहतरमा, सवाल करें। जी बोलिए। जी मैं एक तलाकशुदा औरत हूँ जी। मेरा मियाँ जो था 2001 में उसने अपने आप को वॉलंटियर रिटायरमेंट किया। उस वक्त उसने नामनी मुझे रखा और उसके 4 बच्चे थे। 4 बच्चे मुझे 4 बच्चे लेकर मुझे छोड़कर दूसरी बीवी के साथ भाग गया जी। फिर उसने दूसरी शादी की जी। फिर मैंने उससे तलाक लिया, वो जबानी तलाक। लेकिन जब वो मर गया, वो 2005 में 2020 में मर चुका जी। मई में 5 मई को मर गया जी, मतलब गुजर गया। फिर उसने नामनी चेंज नहीं किया, 1 से 5 तक 20 तक उसने नामनी चेंज नहीं किया। नामनी मैं ही हूँ ठीक। और उसके 4 बच्चे मेरे पास है। अच्छा, 3 लड़कियां और 1 बेटा जी। लेकिन आज दूसरे जब जाते हैं ना यहाँ पर ट्रेजरी पर, वो हमें एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो बोलते हैं दूसरी बीवी को देना है वो। अच्छा, ठीक है वकील साहब। बुक होती है, पेंशन बुक होती है रिटायरमेंट के बाद जी। अगर जी? उसमें आपका नाम, पहली वाइफ का नाम दर्ज है तो फिर सवाल ही नहीं है कि वो हक कोई दूसरा ले सके। दूसरी वाइफ हक नहीं ले सकती। ये आपका पूरा हक है, वो चीज कर सकते हैं आप, ठीक है जी। अगर आपका नॉमिनी के तौर पर नाम है उसमें तो आप पीपीओ बुक होती है। पीपीओ बुक होती है रिटायरमेंट के बाद। अगर वो सरकारी मुलाजिम थे जी जी और रिटायरमेंट में जो वाइफ का नाम चढ़ाया जाता है, अगर इनका नाम रिकॉर्ड पे ऑलरेडी अवेलेबल है जी, तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी कानूनी हक है वो इनको मिलेगा। इनका नाम अगर चला आ रहा है, जैसे ये बता रही हैं 2001 के बाद इनका सिलसिला चलता रहा जी, सारी चीजें रिकॉर्ड में रही हैं, तो फिर तो इनका राइट पहले बनता है। कानूनी तौर पे कोर्ट से जाके अदालत से ये अपना हक ले सकती हैं जी। वकील साहब, अगर जैसे इन्होंने कहा कि 2020 तक ये नॉमिनी रही, उसके बाद उसने दूसरी शादी कर ली शख्स ने और नॉमिनी बदल दिया है उसने, तो फिर पहली खातून का क्या हक होगा? हेलो हेलो जी जी, आपकी आवाज़ जी। पहली खातून, जैसा इन्होंने बताया कि 2020 यानी शादी से लेकर अब तक उनका नॉमिनी के तौर पर वो रही है वहां, और शख्स ने दूसरी शादी की और नॉमिनी वहां पर बदल गया, तो पहली वाइफ का क्या रहेगा फिर?
उनका हक बनेगा, ऐसा नहीं है पहले उनका हक खत्म हो जाएगा। जो भी है, जो भी अमाउंट पैसे आ रहे हैं 50-50 होगा तो दोनों भाग का। अच्छा, तो इनका राइट तो बनता है, उस पैसे पर इनका हक बिल्कुल बनेगा। चाहे अगर नॉमिनी बदल दिया भी है उन्होंने 20 साल के बाद, तब भी उनका हक बदलेगा, मिलेगा। होता है ये कोर्ट, जी हाँ, अदालत से ये क्लेम कर सकती है बाज़ाब्ता जी, जो भी अमाउंट टोटल बनता है उसमें से हमारा हक दिया जाए, क्योंकि मेरा नाम पहले से चला आ रहा था, बाद में उन्होंने चेंज कराया होगा, हो सकता है जी, बिल्कुल शादी के बाद कराया होगा। जी, दोनों तरीके हो सकते हैं। अगर पहले से अभी तक है तो फिर तो पूरा हक उनका है, और अगर उन्होंने नॉमिनी बदला है तब भी दोनों को 50-50 वहां पर है तो भी इनका हक रहेगा, उस तरीके से ले सकती हैं। चलिए मोहतरमा को हम उम्मीद करते हैं कि जवाब मिल गया होगा कि दोनों सूरतों में आपका हक है, आपका हक कहीं नहीं जाएगा। एक और कॉलर है, आइए जोड़ते हैं। हेलो हेलो हेलो, कौन कहां से? सब हैदराबाद से बोल रहा सर। जी, सवाल करें भाई। सब लवानी पट्टा मेरे अब्बा के नाम पे है साहब। जी, तो लवानी पट्टा बोले तो जानते हैं सब आप? जी जी, वकील साहब सुन रहे हैं? नहीं, लवानी पट्टा बोले तो जानते हैं आप? वकील साहब जी हाँ, बताएं। हाँ जी, लवानी पट्टा बोले तो आप जानते हैं सब? हेलो, जी हाँ, बताएं। लवानी पट्टा किसको बोलते हैं? जरा आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ साहब। जी बताएं सर, आप आगे बताएं। आपको जो पट्टे पर जमीन मिली है, वो पट्टे पर मिली होगी जमीन, इनको एक म्याद होती है उस पट्टे की। हेलो, आगे बताइए, आपका सवाल क्या है, मसला क्या है? हाँ सर, वो जगह के पेपर मेरे पास नहीं है। वो जगह पुराने पेपर जो जिराक्स थे वो लेके जा रहा हूँ, तो मंडल में क्या बोल रहे हैं, उसका रिकॉर्ड में निकल रहा है बोल रहे हैं। तो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ सर, मेरे बच्चे को लेके फिर रहा हूँ मैं मंडल ऑफिस को जी। तो उसमें फिर हमारे रिश्तेदार क्या बोलते हैं, वहाँ के पेपर है सुना है, या अपने पास है, तुम अपने यहाँ गाँव में है, मेरे पास है, ऐसा बोल के उन्होंने सुना। तकरीबन सुना साहब, आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है उस पट्टे का? कोई प्रूफ है? मेरे अब्बा का नाम, मेरे दादा के साथ अब्बा का नाम है साहब, वो जिराक्स पुराने जीरोक्स है आपके पास? हाँ जी सर, जिराक्स है सर। तो उस रेवेन्यू रिकॉर्ड को ये लेके जाएं ऑफिस में, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड होते हैं जहां पर जिस इलाके का है इनका जी, वो सर्किल ऑफिसर होते हैं, एसडीएम होते हैं, एडीएम होते हैं, जिनको ये पावर होती है रिकॉर्ड के हिसाब से, वो अपने रिकॉर्ड को अप टू डेट करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। वो पट्टा इनको कंटिन्यू हो जाएगा। अगर वो पट्टा किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए था और वो लैप्स कर गया है, इन्होंने रिन्यू नहीं कराया, तब तो मुश्किलात आएंगी। ठीक है भाई, आपको मिल गया आपका जवाब। अगर आपके पास जो जीरोक्स कॉपी है, जो डॉक्यूमेंट के तौर पर आपको लगता है कि इसमें सारी तफसीलात है, तो वकील साहब का मशवरा ये है कि आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट जाएं और वो शो करें, उसको बताएं कि ये मेरे पास रिकॉर्ड है, इसकी तफसीलात आप दें। आपका हक है, आप ले सकते हो, क्योंकि आपकी जायदाद है, आपके वालिद और आपके दादा का नाम उसमें शामिल है। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूं आपको जवाब मिल गया होगा। आप टोल फ्री नंबर पर कॉल करें और अपने मसाइल का हल ढूंढने के लिए हम आपकी मदद करेंगे और अथर आलम साहब आपकी रहनुमाई करेंगे। तो आइए, कॉलर हमारे साथ रेडी हैं, जोड़ते हैं। हेलो हेलो हेलो, वालेकुम सलाम, कौन कहां से? आप बोल रहे हैं? भाई, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए और फोन पर बात करें। हम मुस्तकीम बोल रहे हैं ओमान से। जी, बताएं, सवाल क्या है? ये सवाल मेरा ये है कि जैसे जो अब्बू के जो जायदाद के जो मालिक होते हैं, अब्बू जो हमारे होते हैं जायदाद के मालिक, जी, उसमें भाई का भी और बहन का भी हिस्सा होता है। अच्छा, आपके वालिद की जायदाद है तो आप और आपके भाई बहन का हिस्सा? भाई का भी हिस्सा होता है, बहन का भी हिस्सा होता है। जी, ये था कि मतलब जब हम बहन की शादी करते हैं तो बहन की शादी में 5 लाख 6 लाख रुपए जो खर्च करते हैं, जी, क्या होगा मतलब? अच्छा, समझ गए आपका सवाल, समझ गए। वकील साहब, इनका कहना है कि इनके वालिद की जायदाद है,
भाइयों के साथ बहनों का हिस्सा, क्योंकि बहनों की शादी में इन्होंने पैसा खर्च किया है, अब वालिद की जायदाद क्यों दे? अक्सर सवाल होता है कि हमने शादी में इतना पैसा खर्च किया है, तो शरई हैसियत को लेकर भी लोग सवाल करते हैं इस तरह की, और कानूनी तौर पर क्या हैसियत है? क्योंकि कानूनी तौर पर ये तो है कि 1 रुपए का 4 आना तो का हक तो बहन के ऊपर है जरूर जी, लेकिन अगर ये बोल रहे हैं कि अगर किसी प्रॉपर्टी के एवज में अगर 5 या 6 लाख की बात ये कर रहे हैं, कि अब डिपेंड करता है कि उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन आज की डेट में क्या है जी। सिर्फ 5 से 6 लाख रुपए खर्च करने का ये मकसद नहीं है कि बहन का हिस्सा खत्म हो गया। हाँ, अगर एडिशन में या सब्सट्रैक्शन में अगर दोनों के पहले उसकी पैमाइश क्या होगी उसकी कि खर्च किया आपने, बहुत से लोगों को एक एक्सक्यूज रहता है नहीं देने का, देखो जी तुम्हारे वालिद साहब का ये प्रॉपर्टी थी, हमने तो तुम्हारी शादी में 10 लाख रुपए खर्च कर दिए या 6 लाख रुपए खर्च कर दिए। अब सवाल यह है, वहां देखने की जरूरत यह है कि उस प्रॉपर्टी की आज की डेट में वैल्यूएशन क्या है। सपोज कीजिए 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 5-6 लाख रुपए आपने खर्च किए और बहन का हिस्सा 10 लाख बनता है, तो कम से कम जो बाकी की रकम तो आपका हक तो बहन को बनता है ना, कि आप बिल्कुल उसे महरूम कर देंगे उस हक से जी। तो देखिए खर्च है वो डिपेंड करता है कि क्या प्रॉपर्टी में क्या हिस्सा उनका है, कितने प्रॉपर्टी छोड़ के वालिद साहब गए हैं, भाइयों ने अगर बहन की शादी की है तो किस साल में की है, कब की है, वक्त के हिसाब से चीजों की कीमतें बढ़ती हैं। बिल्कुल, तो इसको मेजरमेंट करने का तरीका बहुत है, लेकिन ये कहना कि हमने 5-6 लाख रुपए सिर्फ खर्च कर दिए, इससे बहन का हिस्सा खत्म नहीं होता जी। उसको जो कानूनी तरीके से, जो इस्लामिक शरीयत के हिसाब से जो हिस्सा बनता है उसको उसका हक है, वो ले सकती है, और ये भाई को भी चाहिए उसको देना खुद बिना कहे जी। यानी आपने शादी कर दी तो इनका ख्याल ये था कि सब हमने खर्च कर दिया, अब हिस्सा देने की जरूरत नहीं है जायदाद से? नहीं, ऐसा नहीं है जी जी, देना तो पड़ेगा, लेकिन वही है कि अब कितना खर्च किया, क्या किया, वो सारी चीजें फिर असेसमेंट करने की जरूरत है जी, कि वो की कीमत क्या थी प्रॉपर्टी की, वालिद साहब ने क्या छोड़ के गए, उसके की आज मार्केट वैल्यू क्या है उसकी, तो ये सारी चीजें देखने की जरूरत है। लेकिन हक ऐसे खत्म नहीं हो जाएगा कि आपने चूंकि शादी में खर्च कर दिया तो इसलिए हम बहन को हक नहीं देंगे जी। तो उम्मीद करता हूँ मुस्तकीम साहब आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बहन की शादी कर दी, हमारा जो है हक अदा हो गया है और हमने एक बड़ा काम कर दिया, अब जायदाद में हिस्से की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। कानूनी तौर पर वकील साहब जैसा कह रहे हैं अतहर साहब कि कानूनी और शरई तौर पर उसका हिस्सा बनेगा। रही बात अगर आपके पास पैसा नहीं है लेकिन जायदाद अगर बड़ी है और पैसा काफी उसका बनता है तो उसमें आप मिन्हा करें, बाकी जायदाद बाकी पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, एक और कॉलर है, आइए जोड़ते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कहाँ से, कौन? ये है अब कलकत्ता है ना, कलकत्ता। जी 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 जी, वहाँ से कलकत्ता हाई कोर्ट जो है जी। अभी मैं जहाँ से बात करूँ, मैं भी मैंने स्टाफ ऑफ जुडिशियल डिपार्ट, मैं कोर्ट का बड़ा बाबू हूँ और जस्टिस प्रोटोकॉल, ठीक है ना जी जी। सवाल क्या है? इसके मत सवाल है कि ये कोई सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टोरेट जो है जिसमें तमाम एडवोकेट का नाम है, वो एक डायरेक्टोरेट बई मिलता है, उसको मैं चाहता हूँ। और क्या जी? डायरेक्टोरेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट मतलब तो बई जो है डायरेक्टोरेट बई है, उसमें तमाम एडवोकेट का नाम है जो लोग रजिस्टर्ड एडवोकेट है। जी जी जी, उसी बई को मैं चाहता हूँ, इसके लिए क्या करना है? तो आप चाहते क्या हैं इस पे? वही बई चाहता हूँ, उसमें बहुत कुछ एडवोकेट का नाम है, सुप्रीम कोर्ट में कौन सा एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहे हैं नाम का नाम है, और तो आप जानना चाहते हैं? हाँ हाँ हाँ, उसको कैसे मिल सकता है, ये बात है। वकील साहब आप समझे सवाल को? जी हाँ, ये कहना चाह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में लोग जाते हैं तो एक डायरेक्टरी होती है ना कि भाई जो एडवोकेट्स वहाँ रजिस्टर्ड है उनका नाम डायरेक्टरी में मौजूद है या नहीं है, या बहुत से लोग दूर जो बैठे हैं वो ये कंफर्मेशन चाहते हैं कि वकील साहब वहाँ हैं, और बहुत से लोग जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठते हैं या कहीं और बैठते हैं लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, या मेंबर नहीं होते सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के, या रजिस्टर्ड नहीं होते। इनका सवाल ये है कि अगर मैं कल को कलकत्ता हाई कोर्ट में कोई अगर मसला है चल रहा है, कल को उसको चैलेंज करना हो सुप्रीम कोर्ट में,
तो मैं किसी वकील की बैकग्राउंड को या उनके एड्रेस को कहां से लूं? तो वो उसकी डायरेक्टरी होती है बाकायदा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की डायरेक्टरीज में सारे वकला की तस्वीर के साथ, एड्रेस के साथ सारी चीजें मौजूद होती हैं। उस पर मोबाइल होते हैं, ईमेल एड्रेस होते हैं, तो उन चीजों से ये कंफर्म कर सकते हैं वकील की का बैकग्राउंड, वकील की सारी चीजें, उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। चलिए, बिल्कुल आप जानकारी ले सकते हैं। अतहर आलम साहब ने आपको तफसील से बता दिया है, आसानी से मिल जाएगा। एक और कॉलर है, आइए जोड़ते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। कौन, कहां से भाई? जी, मैं नियामतुल्लाह बोल रहा हूँ दरभंगा से। जी सर, ये मालूम करना था कि हमारे ऊपर किसी ने गलत एफआईआर करवाया है, यानी झूठा रेप का केस हमारे ऊपर जो है दर्ज किया है हमारे ऊपर। जी, तो ये मालूम करना था, वो पुलिस वालों ने झूठी केस भी एफआईआर दर्ज कर लिया। हम जब एसएसपी साहब के पास जाकर बोले कि इसका आप जो है जांच पड़ताल कीजिए, आप जो है जांच करवा के जब आप केस बुक कीजिए, तो वो जांच पड़ताल कुछ भी नहीं किए और एफआईआर जो है दर्ज कर लिए। और झूठा केस है, गांव के पूरे लोग गवाही देने को तैयार हैं, उसके बावजूद भी झूठा केस जो है हमारे ऊपर कर दिए कि रेप किया हमारे साथ। आपने कोई कार्रवाई की इस पर आगे? हमने थाने के अंदर जाकर एसएसपी साहब से मिला कि हमारे ऊपर जो है झूठा आरोप डाल के केस बुक करे। जी, तो हम क्या करें बोल के। चलिए, वकील साहब सुन रहे हैं। जी नियामतुल्लाह साहब, इसका एक वाहिद तरीका यह है कि आप एक प्रोटेस्ट पिटीशन, देखिए जो भी एफआईआर होती है, एफआईआर कटने के बाद जो एफआईआर से रिलेटेड कोर्ट्स होते हैं, जो जुरिसडिक्शन जिनका होता है, उस अदालत में आप अपनी अर्जी लगाइए, प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कीजिए। सिर्फ एफआईआर हो जाना काफी नहीं होता, देखिए उसको प्रूव करना। आप बता रहे हैं रेप का केस कोई छोटा मोटा केस नहीं है। 376 में के लिए सबसे जो पैरामीटर्स सबसे पहले हैं कि एमएलसी होती है, मेडिकल लीगल रिपोर्ट होती है, मेडिकल होता है उस लड़की का। सिर्फ इल्जाम लगा देने से 376 जाहिर नहीं होता, उसके लिए जाहिर करने के लिए सबसे पहले 164 में मजिस्ट्रेट के सामने बयान होता है लड़की का जो विक्टिम है। तो 376 बना लेना हो सकता है आसान हो, लेकिन इसको प्रूफ करना अदालत में बहुत मुश्किल है। आप ऐसे ही एक्विटल हो जाएगा। 90% रेप के केसेस में सुप्रीम कोर्ट तक से एक्विटल होती है, लेकिन परेशानी तो जाहिर तौर पर पहले होती है, लेकिन जो बेसिक की चीजें जो फॉलो करनी है लीगल तरीके से, आप उस कोर्ट में जाएं जिस कोर्ट की एफआईआर है। उस एफआईआर से रिलेटेड सीजीएम कोर्ट होगी आपके डिस्ट्रिक्ट के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ। जिस कोर्ट थाने की वो कंप्लेन है या जो एफआईआर है, उस कोर्ट में आप एक एप्लीकेशन अपने वकील साहब के थ्रू लगाइए, प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कीजिए कि ये झूठा मुकदमा है, इसकी जो तफ्तीश की जाए ठीक तरीके से, क्योंकि ये इल्जामात जो भी लगाए गए हैं ये बेबुनियाद हैं। जिसमें जो कि 376 का लगाने का मतलब है कि बहुत कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ये छोटा मोटा ऑफेंस नहीं है कि किसी ने कह दिया मेरे साथ रेप कर दिया और ये हो जाएगा। तो प्रूफ करना बहुत, और सबसे पहले 376 में तो मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया जाता है विक्टिम को 164 का बयान नोट करने के लिए। जी। क्या 164 का मजिस्ट्रेट के सामने बयान हुआ है नहीं हुआ है, ये सारी चीजें देखने की जरूरत है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, एफआईआर के बाद आपको सिर्फ डराया जा रहा हो, सिर्फ एफआईआर के तहत आपको फंसाया जा रहा हो, तो ऐसा नहीं। जैसा कि अतहर आलम साहब ने आपको मशवरा दिया है कि सारी चीजें होंगी, आप जो है आपको भी मुकदमा देखना होगा कि किस अदालत में है, उस वहां जाएं और अपील करें, ताकि आगे आपको पता तो चले कि आपको फंसाया क्यों गया और क्या झूठ है सच है। तो अतहर आलम साहब ने जो मशवरा दिया उस पर अमल करें। उम्मीद करते हैं आपको जवाब मिल गया हो। वकील साहब, हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। आप सभी का एक बार फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खास पेशकश वकील साहब। हमारे साथ अतहर आलम साहब सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जुड़े हुए हैं। लगातार वो आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। कानूनी मसाइल आपके जो भी हों, आप सवाल करें टोल फ्री नंबर पर, टीवी की आवाज बंद करें और फोन पर सवाल करें और अपना सवाल बेहतर अंदाज में करें कि आपका मसला है क्या और आप चाहते क्या हैं, आगे किस तरह की रहनुमाई चाहते हैं। अतहर आलम साहब आपको मशवरा देंगे। कॉलर रेडी है, आइए ले लेते हैं। हेलो 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 सलाम जी। मेरा सवाल ये था कि मेरी शादी होके 7 साल हो गया जी, तो मेरे शोहर का इंतकाल हो गया, तो मेरे शोहर के नाम पे एक जमीन है और कंपनी से पैसे आना है 30 लाख रुपए जी। तो मेरे सासू लोग क्या करे, मैं रियाद में रहती थी, मैं जैसा इंडिया आ गई वो जमीन के पेपर उनके पास थे, वो केस डाल दिए कि हमको आधा हिस्सा होना जी, बोलते फतवा लाके
हैदराबाद से फतवा लाके डाल दिए जी। तो फिर वो जमीन को भी केस डाल दिया और कंपनी को भी पैसे रोक दिए। तो ये कानूनी में कैसा है, पूछना है कि ये मैं अगर केस लड़ूंगी तो मेरा हिस्सा मेरे को मिलेगा, नहीं फतवे के हिसाब से चलेगा? जी वकील साहब सुन रहे हैं, आपको मशवरा देंगे, आप गौर से सुनिएगा। जी वकील साहब। देखिए मोहतरमा, ये बिल्कुल आपका हक बनता है कानूनी तरीके से, जो भी हस्बैंड से मुताल्लिक जो भी कंपनी के पैसे थे या ज़मीन थी या जो भी जायदाद थी, हस्बैंड की डेथ के बाद आपका पूरा हक है, अपना जो हिस्सा आपका बनता है वो अदालत जाके आप बिल्कुल ले सकती हैं। और कोई अगर ये सोचता है कि मैं नहीं दूं तो उसके लिए आपके कानूनी रास्ते खुले हुए हैं, आप अदालत का दरवाज़ा खटखटाएं, इंशाल्लाह बिल्कुल कामयाबी मिलेगी जी, लीगल तरीके से भी, और पूरा हक है आपका उसका। जी इसमें कंपनी को पार्टी बनाना पड़ेगा वकील साहब इनको? कंपनी तो पार्टी बनेगी, बिल्कुल बनेगी, क्योंकि देखिए जब कंपनी में थी जो कंपनसेशन होता है तो लीगली वेडेड वाइफ को ही आता है जी आफ्टर द डेथ, चाहे जो भी नॉमिनी में होंगी तो वहाँ वाइफ का नाम जरूर होगा। बिल्कुल। और बहुत सारी चीजें अगर जॉइंट अकाउंट होगा तो इनका हक तो ऐसे भी बनता है, क्योंकि तो अगर वो बाहर भी कंपनी में किसी काम में कर रहे होंगे तो वहाँ भी एक कॉलम होता है वाइफ का, वहाँ पर उन्होंने अपने वाइफ का नाम दे रखा होगा जी। तो ये सारी चीजें इनके पूरे हक में है और अपने हक के लिए लड़ सकती हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से जो भी कानूनी हक है वो मिलेगा। इसके लिए अर्जी डालनी पड़ेगी, सिविल कोर्ट में जा सकती हैं, और भी सबको पार्टी बनानी पड़ेगी जो भी इनके सास ससुर हैं या जो घर वाले हैं, मगर उससे पहले बेहतर है कि बैठ के एक बात करें आपस में, लिटिगेशन की गुंजाइश कम रखें और बातचीत के जरिए अगर मसले का हल निकलता है तो ज्यादा अच्छा है। जी बिल्कुल, वकील साहब ने बहुत अच्छी बात की, मेडिएशन के थ्रू कोशिश करें, बिल्कुल बातचीत के जरिए मसला हल होता हो वकील साहब, लेकिन तब भी इसमें भी लिखाई पढ़ाई होनी चाहिए, अगर बातचीत आप करते भी हो तब भी। बिल्कुल वो फैमिली सेटलमेंट कर लें, बैठ करके सेटलमेंट कर लें, एक MOU बनवा लें, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनवा लें जी, कि भाई ये हक है, इस चीज पर मेरा हक रहेगा, इस पर आप कोई क्लेम नहीं करेंगे, या 30 लाख रुपए आएंगे तो 10 लाख पर हक हमारा रहेगा, 20 लाख और भी लोगों पर होगा। तो बिल्कुल अगर कोई ये सोचे कि बिल्कुल एक पैसा ना दे, 1% हम शेयर ना दो, ये तो गलत है, ये जुल्म है, और ये जुल्म नहीं होना चाहिए जी। बिल्कुल कानूनी तरीके से इनका हक है वाइफ होने के नाते, और ये इनका हक है लेना। बिल्कुल। तो मोहतरमा, उम्मीद करता हूँ आपको जवाब मिल गया होगा, आपको कंपनी का भी पैसा मिलेगा, जैसा कि वकील साहब ने कहा कि आप नॉमिनी वहाँ रही हो, अगर आपके शोहर ने वहाँ नाम लिखा है या नहीं भी लिखा हो तो आप अपना जो मैरिज सर्टिफिकेट है उस हिसाब से आप मुकदमा कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ पार्टी बनाएं, कंपनी को पार्टी बनाएं, और अच्छे एक वकील से मशवरा भी करें इस सिलसिले में तफसील के साथ, पूरा मामला कहाँ कैसे है, उसके बाद आप अपनी आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। एक और कॉलर है, आइए जोड़ते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं साइमा फ्रॉम कश्मीर। जी आई एम still a student of law pursuing my LLB from University of Kashmir. Now I just want to confirm from the sir that how I can get an internship opportunity from the Supreme Court of India. ठीक है, अभी जवाब देने वकील साहब, सुन लिया आपके सवाल। जी वकील साहब। अगर देखिए आप लॉ की स्टूडेंट हैं तो सुप्रीम कोर्ट में आजकल तो पेंडेमिक में थोड़ा मसला है कि एंट्री नहीं हो रही है, सारी चीजें ऑनलाइन हो रही हैं जी, लेकिन कल को अगर आप चाहती हैं तो आप इंटर्नशिप आकर के सुप्रीम कोर्ट में 2 महीने 1 महीने की ट्रेनिंग कर सकती हैं जी, उसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि ऐसे भी फाइनल ईयर और 5th ईयर के स्टूडेंट्स को विजिट कराया जाता है सुप्रीम कोर्ट, उनको सारी चीजें दिखाई जाती हैं, प्रोसीडिंग के बारे में बताया जाता है, और उसके बाद आप तैयारी कर सकती हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की। बहुत अच्छा है कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का एग्जाम अगर आप पास कर जाती हैं तो आपको इख्तियार है, आप अपने वकालतनामा फाइल करने की अथॉरिटी और प्रैक्टिस करने की अथॉरिटी और अर्गुइंग काउंसिल। देखिए AOR का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि हमारे यहाँ 3 कैटेगरी के एडवोकेट्स होते हैं, ड्राफ्टिंग काउंसिल अलग होते हैं, अर्गुइंग काउंसिल अलग होते हैं, और सीनियर एडवोकेट डिजिग्नेशन अलग होता है जी। तो अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से आप उसको अपने तरीके से अडॉप्ट कर सकती हैं। चलिए, उम्मीद है आपका दरवाजा जवाब हुआ है जी। आप जब चाहें आप आके ट्रेनिंग के लिए 1 महीने 2 महीने कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, आपका जवाब मिल गया होगा मोहतरमा। ये एक और कॉलर है, आज जोड़ते हैं। हेलो हेलो, वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से भाई? साहब मैं मस्कत से बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं रहने वाला लखनऊ का हूँ जी। सवाल करें। का सवाल ये कि हमारी कुछ जमीन है जो सेलिंग में चली गई थी। अच्छा। तो
वो मुकदमा हम लोग जीत चुके, लेकिन मायावती की हुकूमत ने उसको स्टे लगा दिया है। अच्छा, तो उसकी कामयाबी के लिए क्या फैसला किया जाए? ठीक, वकील साहब ने सुन लिया है, आपको जवाब स्टे लगा दिया। मायावती की हुकूमत आई तो उसने स्टे लगा दिया। स्टे लगा दिया है। देखिए, स्टे लगना अलग चीज है, लेकिन स्टे लगा देने से स्टे तो एक वक्ती तौर पे होता है। स्टे कैन बी वेकेटेड एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग। अगर स्टे लग गया है तो कल को आप उसमें वेकेशन ऑफ स्टे की एप्लीकेशन आप वकील के जरिए लगा सकते हैं कि इसको वेकेट किया जाए, इससे सारे लोग मुतासिर हो रहे हैं, इफेक्ट हो रहे हैं। तो हुकूमत किसी की भी हो, लेकिन कानून तो कानून सबके लिए चलेगा ना। कानून का तरीका अलग है। वो कानून, आप कानूनी तौर से एक एप्लीकेशन लगाएं कि स्टे जो है, स्टे होने की वजह से कुछ लोग फायदा उठाते हैं कि स्टे हो गया जी, आप उन्होंने स्टे लेके सो गए वो जी, तो आप उनको जगाने की जिम्मेदारी तो आपको है। वेकेशन ऑफ स्टे कैन बी डन एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग। आप एक एप्लीकेशन लगाएं कि भाई ये स्टे इस साल में ग्रांट हुआ था, ये स्टे अभी तक कंटिन्यू है, इसको हटाया जाए जी। तो फिर हुकूमत जवाब देगी उसका, या जो भी वकील होंगे, स्टैंडिंग काउंसिल या सरकारी वकील होंगे तो उसका जवाब देंगे वो। बिल्कुल, भले ही सरकारें बदल गई हों, लेकिन सरकार का वकील जवाब देगा क्या कुछ हुआ है। बिल्कुल 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको जवाब मिल गया होगा वकील साहब। एक और ब्रेक यहाँ पर लेंगे, ब्रेक के बाद कॉलर्स का सिलसिला जारी रहेगा, बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक। दोबारा आपका खैर मकदम है प्रोग्राम वकील साहब में। आपके कानूनी मसाइल के हल के लिए तजवीज़ दी जा रही है प्रोग्राम वकील साहब में। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अतहर आलम साहब, सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट दिल्ली से। कॉलर रेडी हैं, आइए जोड़ते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन कहां से? सैयद मती अली साहब, महाराष्ट्र, नंदुरबार। जी सर, आपका सवाल? जी, सवाल ये है कि ट्रिब्यूनल कोर्ट बनाया है यहाँ महाराष्ट्र सरकार ने वक्फ बोर्ड के लिए जी, तो उसमें अलग अलग केस की नोयत से केस जाते हैं जी कोर्ट के अंदर, ट्रस्टियान की बोलो, मिल्कियत की बोलो, औकाफ की जी। मगर उसमें क्या होता है कि वो लोग 3 महीने की तारीख दे रहे हैं, लगभग 3 साल से ये सिलसिला शुरू है। तो हम लोग रिक्वेस्ट भी करते हैं कोर्ट से कि आप तारीख जल्दी दीजिए, मगर कोई भी केस में वो 3 महीने से पहले की तारीख नहीं देते सर। अच्छा, तो उसमें क्या हो रहा है कि केस 2-2 साल 3-3 साल पेंडिंग पड़े हुए। ठीक, तो इसके लिए हम कुछ कर सकते हैं क्या, जिनके केस शुरू है वो लोग? ठीक है, वकील साहब आप कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ जी, देखिए, वो असल में ये परेशानी हर कोर्ट के साथ है जो ये बोल रहे हैं, ये मसला कि 3 महीने की डेट दे देते हैं जी, क्योंकि अब डिपेंड करता, ट्रिब्यूनल, स्पेशल ट्रिब्यूनल, वक्फ ट्रिब्यूनल बनाया गया है हर जगह जी। आपको याद होगा कि वक्फ बोर्ड एक्ट 2010 के बाद 13 में भी कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे जी, और 3 मेंबर्स कमेटी बनाई गई इसीलिए कि जल्दी डिस्पोजल हो। कि बहुत सारे वक्फ के मामला जो हैं कोर्टों में धूल चाट रहे हैं बहुत जमाने से जी, और फाइनल डिसीजन होने के बावजूद भी एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे हैं जी। तो ये मसला है। उसकी वजह यह है कि एक तो दिक्कत है कि कॉम्पिटेंट जजेस नहीं है अवेलेबल वक्त की जिनको मालूमात हो जी। तो बहुत से कमिटी में बैठते हैं जिसमें उसमें कुछ कंडीशंस है कि ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जी। लेकिन अब कोर्ट अगर ओवरबर्डेंड है, 50-50, 100 मैटर लगे रहते हैं ट्रिब्यूनल्स में, तो ये बड़ी परेशानी होती है जी कि जल्दी जल्दी डेट दी जाए, क्योंकि कई स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। पहले तो प्लेंट फाइल होगी, उसके बाद उसका जवाब आएगा, फिर इशूज फ्रेम होंगे, इशूज फ्रेम होने के बाद गवाहियां शुरू होंगी, तो एक सिलसिला लंबा होता है जी, जिसकी वजह से वक्त लगता है जी। 3 महीने की अगर डेट लग रही है तो हम नहीं समझते कि बहुत ज्यादा लंबी डेट है जी। यहाँ तो कई जगह दिल्ली में मैं देखता हूँ 6-6 महीने की डेट लग रही है जी। तो परेशानी वो है। लेकिन उसके लिए आप रिप्रेजेंटेशन हाई कोर्ट को, सुपरवाइजरी बॉडी है हाई कोर्ट, आप अपने महाराष्ट्र हाई कोर्ट को लिख सकते हैं जी, सुप्रीम कोर्ट को लिख सकते हैं कि डायरेक्शन इशू किया जाए जी कि उनको जल्द से जल्द डिस्पोजल का जी। क्योंकि होता क्या है कि ट्रिब्यूनल्स के और बोर्ड के मामले हैं तो वक्फ बोर्ड तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जी, उसको कम से कम ये करने के लिए वो जरूरी है जी कि वो चीज किया जाए जी। तो अगर लिख के ये रिप्रेजेंटेशन देंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। साहब एक चीज और भी है, 2013 के बाद कई तब्दीलियां आई हैं औकाफ को लेकर, उसमें सेंट्रल लीगल एडवाइजरी कमेटी है, लीगल एड कमेटी है, इसको भी अगर चाहे किसी स्टेट में आपकी सरकार आपका सपोर्ट नहीं कर रही है, वक्फ सपोर्ट नहीं कर रहा, वक्फ के मामले में कमेटी को लिख सकते हैं जी, सेंट्रल एडवाइजरी जो कमेटी है दिल्ली वक्फ बोर्ड की, वो भी आपकी मदद करेगी।
टाइम बाउंड डिस्पोजल के लिए वो कह सकते हैं कि भाई इसको टाइमली जरा कम से कम ये कर दीजिए जी। तो वक्त बहुत लग रहा है, इसकी वजह से बहुत सारे मामला लटके रहते हैं, तो जितना जल्दी डिसीजन होगा उसी हिसाब से चीजें आगे बढ़ेंगी। बिल्कुल। आप औकाफ के मामले में जो तब्दीलियां हुई 2013 के एक्ट जो लागू हुआ था, उन तब्दीलियों को भी पढ़े, शायद हो सकता है उसमें और भी आपको रहनुमाई मिल जाए। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। चलिए एक और कॉलर है, आइए जोड़ते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन कहां से भाई? भाई हम कतर से कर रहा है, असम से करीमगंज से कर रहा है। जी जी, सवाल करें। हम पांच भाई है, हम लोग बंटवारा किया है, लेकिन वो बंटवारा रजिस्टर ही नहीं किया है, इसीलिए वो आदमी बोलता है वो खरीद नहीं करेगा। ये क्या रजिस्टर नहीं करने से क्या बिक्री कर सकता है या नहीं? डिटेल्स बताइए ना हमको। आप अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं और बंटवारा नहीं हुआ है आपके भाइयों के बीच? बंटवारा हुआ है लेकिन वो रजिस्टर ही नहीं हुआ है, कच्चा लिखा है। अच्छा, बंटवारा हो गया है, बोलता है रजिस्टर नहीं करने से वो खरीद करेगा। तो आप अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं? जी जी जी, लेकिन वो बोलता है ये बंटवारा जो कच्चा किया है वो रजिस्टर ही करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। वकील साहब सुन लिए हैं, आपको जवाब देंगे। जी अतर साहब। बंटवारा अगर कोर्ट के जरिए हुआ है तो इनका हक बनता है, इनका जी सकते हैं। और अगर बैठ के फैमिली सेटलमेंट के थ्रू हुआ है तो ये कानूनी तरीके से फिर कोर्ट में जाके ले सकते हैं अपना हिस्सा जो भी है। जी नहीं, ये अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, जो खरीद रहा है उसका कहना है कि आपका बंटवारे की रजिस्ट्री नहीं हुई, आपने आपस में बातचीत करके ये बताया है। तो अब खरीदने वाले के लिए क्या? तो रजिस्ट्री खरीदने वाले के लिए कि ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट जाएं जहां सब रजिस्ट्रार ऑफिस होती है जी, जो इनका हिस्सा है, उस हिस्से पर तो मेरे ख्याल से इन्हीं का इख्तियार है, तो इनको तो राइट है सेल करने का, उसमें कोई अड़चन कानूनी तौर पे नहीं आनी चाहिए। अगर इनके पास कागजात है या बंटवारे में किसी दस्तावेज पे ये लिखा हुआ है कि इनका 25% का शेयर है, 10% का शेयर है, 5% का शेयर है जी, उसके हिसाब से ये अपना हिस्सा बेच सकते हैं जी। इसमें लेने वाला भी मुतमईन रहेगा, बेचने वाला भी मुतमईन रहेगा, और उसमें कानूनी तौर पर परेशानी उसमें ये भी है कि अगर इनके जो भाई है वो भी उस पर दस्तखत कर दें कि हाँ हम इनका हिस्सा इनको मिल गया है। वो तो ऑलरेडी रिलिक्विश डीड, जब राइट उनका नहीं है तो वो रिलिक्विश डीड अलग से इनके फेवर में कर सकते हैं जी। हमको इस हिस्से पर इख्तियार नहीं है कि इसका हक बनता है हमारे भाई को, इनको दिया जाए। जी बिल्कुल, आप बेच सकते हैं अपना हिस्सा। आपको वकील साहब ने जो मशवरा दिया है उस मुताबिक आपको काम करना होगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं जवाब मिल गया है। और कॉलर आइए जोड़ते हैं। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। सवाल करें। कौन कहां से? भिवंडी महाराष्ट्र से बोल रहा था। जी जी जी, मैं भिवंडी महाराष्ट्र से बोल रहा था। जी सवाल करें भाई। सवाल ये था कि ये जो वक्फ बोर्ड है जो महाराष्ट्र का जी, उसमें काम तो हो नहीं रहे हैं 6 साल से, रेगुलर सीओ नहीं है, तो अगर हम एसपीसी में जाना चाहें सिटी कमिश्नर में जी, तो इसकी कानूनी पोजीशन क्या होगी? एसटी लोग नहीं, क्या काम नहीं हो रहे? मतलब वो सीओ साहब भी नहीं है, रेगुलर पार्ट टाइम सीओ है, और जितने फाइलें पड़ी हुई है रजिस्ट्रेशन पे और तो 6 साल 8 साल से पड़े हुए हैं, भी नहीं हो रहे। नहीं, वक्फ बोर्ड में आपका काम क्या है? लोग ट्रस्टी हैं मस्जिदों के, हमारे स्कूल वगैरह में पढ़े हैं, तो वो पड़े हुए हो नहीं रहे। आपका काम क्या है? वक्फ बोर्ड में जो स्कीम है रजिस्ट्रेशन के काम है जी जी, तो वो तो हो ही नहीं रहे, पड़े हुए हैं, क्योंकि सीओ साहब नहीं है या कोई जो रीजन है। अच्छा, जिम्मेदारान नहीं है जिसकी वजह से काम रुका हुआ है आपका? और हो भी नहीं रहा, ये 6 साल से कंटिन्यू यही पोजीशन है। ठीक ठीक, चलिए वकील साहब ने सुना है। वकील साहब, वक्फ बोर्ड में जिम्मेदारान नहीं है जिसकी वजह से 6 साल से इनका कोई काम नहीं हो पा रहा है, तो क्या इसकी शिकायत कहाँ की जाए और ये जो काम है कैसे किया जाए इनका? अभी बताया मैंने, जैसे कि एडवाइजरी बोर्ड है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है, या वक्फ बोर्ड के इसमें ये रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, गवर्नमेंट को लिख सकते हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, कि भाई यहाँ पर वक्फ की कोई काम हो नहीं पा रहा है, जिसकी वजह 2 चीजें हो सकता है कि वैकेंसीज अभी फिलअप ना हो जी,
जिसकी वजह से जो जिम्मेदारान बैठे हुए थे वो रिटायर कर गए, अब उसके बाद कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुआ फ्रेश, जिसकी वजह से कोई काम नहीं, क्योंकि ये पूरा एक चैन है जी, पूरा सिस्टम है। अगर एक सिस्टम भी गड़बड़ाता है तो बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जी। अब वहां रिटायर कर गए होंगे, नया अपॉइंटमेंट नहीं हुआ होगा, जिसकी वजह से ताखिर हो रहा है। ये आर्जी तौर पर जो शख्स वहां काम देख रहा हो शायद उसको इख्तियार नहीं है, जाहिर सी बात है, पावर जिसको है, जिसको जो पावर है, सीईओ को पावर अलग है, सीईओ की पावर अलग है, बोर्ड्स की पावर अलग है, प्लस मीटिंगें होती हैं, उसमें बाकायदा वो होता है कि 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, हो सकता है वो मेजोरिटी पूरी ना हो पा रही हो किसी वजूहात की वजह से, तो ये सारी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज होती हैं। लेकिन फिर भी आप एक बार इनको कहिए कि रिप्रेजेंटेशन हर जगह लिख के दें कि भाई कोई काम नहीं हो रहा 6-6 साल तक, जिसकी वजह से ये परेशानी हो रही है। सरकार को इसका एक कॉपी दें, गवर्नर को दें, कंसर्न डिपार्टमेंट्स को दें, या वक्फ सेंट्रल कमेटी जो है दिल्ली वहां भी भेज सकते हैं। वक्फ कमेटी जो है बनी हुई है, वक्फ डेवलपमेंट काउंसिल बना हुआ है, उसको दें, उनके मेंबरान को जगाएं, तो ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। बिल्कुल, आपके पास बहुत से रास्ते हैं अपनी बात पहुंचाने के लिए, जैसा कि वकील साहब मशवरा दे रहे हैं। आइए एक और कॉलर है, आइए जोड़ते हैं। हेलो हेलो, हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? भाई साहब मैं कर्नाटक से बात कर रही हूँ जी, सवाल करें। सवाल भाई साहब, हमारे अब्बा का खेत जी, तो हमारे भाई लोग 15 लाख में बेचे वो जी, तो उसमें मैं मेरा कुछ मैं हिस्सा मांगी तो नहीं देता हूँ बोले वो। अच्छा, अब नहीं 2 महीने बाद भाई साहब बेच कर खेत, ठीक, नहीं देता हूँ बोले तो मैं खामोश रह गई। अभी जो टीवी पे चल रहा है वो देखकर मुझे ख्याल आया कि आपसे पूछना। ठीक है, आपके वालिद की थी वो जायदाद? हाँ, नहीं देता हूँ बोल रहे ना वो। हाँ ठीक है, ठीक है, वकील साहब सुन लिए, मशवरा देंगे आपको। जी वकील साहब, वालिद का खेत है, भाइयों ने बेच दिया और इनका हिस्सा इनको देने से मना कर रहे हैं। मोहतरमा, आपका पूरा हक है, जो रुपए में 4 आने का जो हक लड़की का होता है शरीयत के हिसाब से, उसको आप कोर्ट के जरिए क्लेम कर सकती हैं। आपका पूरा राइट है वालिद साहब की प्रॉपर्टी पे, जो भी खेत हो, मकान हो, जमीन हो, उस पर आपका पूरा हक है। अगर उन्होंने 15 लाख में बेचा है तो एक कैश की रकम भी आपको दे सकते हैं, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, जो भी आपका बनता है जी, उसमें वो पूरा का पूरा नहीं ले सकते जी। वो कानूनी तरीके से आप इसको ले सकती हैं। आप एक लीगल नोटिस अपने वकील के जरिए भिजवाइए, या अगर प्री लिटिगेशन का बहुत अच्छा कंसेप्ट है आजकल की, कोर्ट जाने से पहले प्री लिटिगेशन का एक चांस दीजिए अपने भाइयों को, बैठ करके बड़े बुजुर्गों को बैठा लिए कि देखिए भाई इन्होंने बेच दी वालिद की जगह और हमें एक पैसा भी नहीं दिया, उसका मुतालबा कीजिए, इंशाल्लाह कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा। जी वकील साहब, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी शायद इसमें कुछ हिस्से में कुछ इजाफा किया है, लड़की का हिस्सा जो है 50% तक भी दिया जा सकता है। नहीं, वो तो हिंदू सक्सेशन में अभी अमेंडमेंट हुए हैं सर। जी जी जी, हिंदू सक्सेशन एक्ट में तो पहले हिंदुओं के यहाँ तो कोई राइट ही नहीं था लड़कियों का। जी 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 जी, और तो वो सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली किया है कि अब जो है बिल्कुल उनका हक इक्वल ही रहेगा। तो वहां तो इक्वल की बात करते हैं, अगर भाई बहन है तो अगर एक भाई एक बहन है तो बहन का 50% हक रहेगा। तो कॉपर्सनली राइट का है जी, उसके बहुत भी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है वो डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी का, लेकिन पूरा हक दिया है। पहले वो सक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट हुए हैं और बहुत सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने अभी डायरेक्शन दिए हैं जी। तो अब मुस्लिम लॉ में तो पहले से ये चीजें तय है, लड़की को भी उसका हक मिलना चाहिए। मोहतरमा, उम्मीद करता हूँ आपके वालिद का जो खेत है, जो भी जायदाद है, उसमें आपका हिस्सा तय है, वो आपको मिलना ही चाहिए। वकील साहब ने जो मशवरा दिया है उस पर अमल करें और अपना हिस्सा हासिल करें। वकील साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे तमाम कॉलर्स को इत्मीनान बख्श जवाब दिए, तजवीज़ दी, मशवरा दिया कि वो अपने मसाइल को कैसे कानूनी तौर पर अदालत तक ले जाएं। अतहर आलम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 उर्दू से जुड़ने और हमारे नाजरीन के सवालों के जवाब देने से। वकील साहब में फिलहाल इतना ही, आदाब। खुद से मिलने के मौके चुराते रहो।